हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप एवरीवन इज फाइन। वेलकम टू शिक्षा क्लासेस। आज की क्लास में हम रीड करेंगे फसलों का त्योहार, जो हमने पहले ही चैप्टर पढ़ा है। इसकी बैक एक्सरसाइजेस यानी इसके पाठ के पीछे जो प्रश्न उत्तर या जो भी अभ्यास कार्य दिया गया है, यहाँ हम उसको पढ़ेंगे, सीखेंगे और साथ साथ लिखे हुए भी उनको समझेंगे। तो जल्दी जल्दी सीखते हैं, जानते हैं नए नए सवालों के नए नए जवाब। और हाँ, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए पढ़ाई के अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए, क्योंकि सीखते और जानने से ही खुशी बढ़ती जाती है। लेट्स स्टार्ट। हमारे चैप्टर का नाम था फसलों का त्योहार। इसकी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है, खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कब्बो न देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? लिखा है कि खिचड़ी के समय में ऐसा जाड़ा यानी ऐसी ठंड पहले कभी नहीं देखी। तो यहाँ खिचड़ी जो है वो क्या है? यहाँ खिचड़ी को मौसम से जोड़कर देखा है कि खिचड़ी यानी त्योहार, और त्योहार जो है मौसम से जुड़े होते हैं। जैसे हम अक्सर कहते हैं ना कि होली पर तो हर बार ठंड होती है, इस बार तो गर्मी हो गई है, या फिर दिवाली पर ऐसा होता है, इस बार तो नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर खिचड़ी का अर्थ है मकर संक्रांति। हमने लिखा है यहाँ खिचड़ी से मतलब मकर संक्रांति से है। अगला प्रश्न है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? अगर ऐसा हो तो यहाँ पर डैश फिल करना है, अपने साथियों से बातचीत करके लिखो। ये आप अपनी मर्जी से, आपके मन में जो आता है वो उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ के उत्तर को चलो हम रीड करते हैं। अगर सूरज न निकले तो चारों ओर अंधेरा रहेगा और ठंड भी अधिक हो जाएगी। ठीक उत्तर है ना ये? आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पक्षी भी नहीं उड़ेंगे, सब बाहर काम पर भी नहीं जा पाएंगे और स्कूल भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा होगा, और खेलने भी नहीं जा पाएंगे। अगला प्रश्न है, बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? तो कैसे लगाते हैं समय का अनुमान जब आपके पास घड़ी नहीं होती? इसका उत्तर है, बाहर सूरज नहीं निकला था इसलिए समय का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। जिसके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान सूरज को देखकर लगाते हैं। ठीक है ना? हम भी तो ऐसा करते हैं, जब आपके पास घड़ी नहीं होती तो क्या करते हैं? सूरज देखते हैं कि अब सूरज ढल गया है, अब सूरज निकल गया है। तुम्हारी जुबान यानी जो लिखा हुआ है यहाँ पर, जो स्टेटमेंट, जो वाक्य लिखा है, अपनी जुबान में, आपकी भाषा में उसको क्या बोलते हैं? आज ई लोग के उठे के नईखे का। तो इसका अर्थ क्या है? आज ये लोग क्या उठेंगे नहीं? आपने सुनी है कभी अपने घर में या अपनी रिश्तेदारी में, कहीं पड़ोस में ऐसी भाषा सुनी होगी, तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। जिसने सुनी है वो कमेंट्स में जरूर बताइए, और कोई नया वाक्य भी लिखकर बताइए। जा भाग के देख करके पत्ता आइल की ना। क्या अर्थ है इसका? जा भाग कर देख केले के पत्ते आए या नहीं। विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों का त्योहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण ले और उस पर जानकारी इकट्ठी करे। जानकारी चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचना पारक सामग्री के रूप में हो सकती है। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करें। भाषा, कपड़े, नया वर्ष, भोजन, लोक कला, लोक संगीत, इस आधार पर हमें इनके जवाब देने हैं। यानी कि विविधता हमारे देश की पहचान है कि हमारे देश में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह से, हम कह सकते हैं, उनके त्योहार हैं, उनके रंग हैं, उनके वस्त्रों के रंग हैं, उनके रिवाज हैं। आपकी क्लास में, आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे लोग होंगे जो कि अलग अलग जगह के हैं, और उनके अलग अलग रिवाज और अलग अलग भाषाएं, अलग अलग तौर तरीके हैं। सबसे पहले भाषा। भारत में हर जगह पर विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में सारे भारत में हिंदी का ही प्रयोग होता है। कपड़ों के बारे में कोई और जानकारी इकट्ठी करेगा। कपड़े भारत के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। यहाँ पर हर बच्चा या हर जो भी इसमें पार्ट लेने वाला है वो अपने अपने प्रांत के कुछ कपड़ों के फोटोग्राफ या फिर चित्र ढूंढ कर लाएगा। नया वर्ष। भारत के अलग अलग राज्य में नया वर्ष भिन्न तरह से मनाया जाता है। भोजन। देश के अलग अलग राज्य में विभिन्न तरह के भोजन मिलते हैं। लोक कला। भारत को अलग अलग राज्य में विभिन्न कलाएं विद्यमान है जो भारत की संस्कृति को बनाए हुए हैं। लोक संगीत। भारत में सभी राज्य के अलग अलग लोक संगीत हैं।
तो अब यहाँ पर सभी विद्यार्थी अपने अपने तरीके से उनको प्रस्तुत कर सकते हैं। इस तरह से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बन जाएगी और सभी सीखेंगे भी और एंटरटेन भी करेंगे। तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या होती है? यहाँ आपसे पूछा है आपको कौन सा त्योहार अच्छा लगता है, तो आप इसमें अपना उत्तर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, हमें होली का त्योहार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इस दिन चारों ओर रंग ही रंग देखने को मिलते हैं। इस दिन हम सुबह से ही जोश तथा उत्साह से भरे रहते हैं। गुजिया इस त्योहार की मुख्य मिठाई है जो लोग बड़े आनंद से खाते हैं। अब अगला प्रश्न है अन्न के बारे में। फसल के त्योहार का तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है, पता करो। तो आपके त्योहारों पे आपके घर पे तिल इस्तेमाल होता है? अगर होता है तो आप अपनी तरह से उत्तर लिख सकते हैं, कमेंट्स में भी साथ साथ शेयर कर सकते हैं जिससे और लोग भी इस बारे में जान पाए। तिल से विभिन्न प्रकार के पकवान तथा मिठाइयां बनाई जाती हैं। इससे तेल भी बनता है। तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन चीजों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। तो आपको पता है किन किन चीजों का तेल होता है, आपके घर में इस्तेमाल होता होगा बहुत सारी चीजों का तेल, वो यहाँ पर लिख सकते हो। और जानकारी के लिए दुकान पर जाकर भी पूछ सकते हैं कौन कौन से तेल वहां पर होते हैं। हम उत्तर में यहाँ लिख रहे हैं, तिल के अतिरिक्त नारियल, सरसों, आंवला, मूंगफली, बादाम और फूलों से तेल बनता है। यह तेल मशीनों द्वारा निकाला जाता है। आगे पढ़ते हैं, किसान और चीजों का सफर। किसान और खेती हम में से बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा है, नहीं है? विशेष रूप से शहर के ज्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं है कि हमारी जिंदगी किस हद तक इससे जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर यह जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर जो चीज खाते हैं वह कहां से आती है, तो किसानों की हमारी जिंदगी में भूमिका को हम समझ पाएंगे। आलू की पकौड़ी, बर्फी और आइसक्रीम, इन 3 चीजों के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठी करो और मेरी कहानी के रूप में चीज उसे लिखो। तो आपको 3 यहाँ पर डिश दी है, इनके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। इससे ये पता चलेगा कि किस तरह से वो वस्तुएं हम तक पहुंचती हैं, जिनको सभी क्या करते हैं, 1 सेकंड में खाकर मजे लेते हैं और एंजॉय करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत छुपी होती है वो नहीं कभी कभी जान पाते। पहला प्रश्न, किन चीजों से बनती हैं? इन चीजों का जन्म कहाँ होता है? हम तक पहुंचने का उनका सफर क्या है? किन किन हाथों से होकर हम तक पहुंचती हैं? हम इस पूरे सफर में किन लोगों की कितनी मेहनत लगती है? इन लोगों में से किसको कितना मुनाफा मिलता है? चलिए अब हम इनके उत्तर लिखेंगे कि आलू की पकौड़ी, बर्फी और आइसक्रीम कैसे कैसे बनती है। तो सबसे पहले है आलू की पकौड़ी आलू और बेसन से बनती है, बर्फी खोए से बनती है, वह आइसक्रीम दूध से बनती है। अगला प्रश्न, कहां पर बनती है ये? इन चीजों का जन्म किसानों के घरों में होता है। हम तक ये चीजें किसानों के बाद व्यापारियों के माध्यम से पहुंचती हैं। यह चीजें हम तक किसानों, व्यापारियों तथा दुकानदारों के हाथों से होकर पहुंचती हैं। ऐसा ही होता है ना, आलू लेने के लिए हम खेत में तो नहीं जाते ना। इस पूरे कार्य में किसान तथा व्यापारियों की बहुत मेहनत लगती है। इन लोग में से किसानों को कम तथा व्यापारी को उनसे कुछ ज्यादा मुनाफा मिलता है। तो देखो यहाँ पर बताया है कि किसान जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है उसको जो लाभ मिलता है, बेनिफिट मिलता है, वो कम होता है। गया शहर तिलकुट के लिए भी प्रसिद्ध है। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कई जगह हैं जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर हैं। अपने परिवार के लोगों से पता करो, उनके बारे में बताओ। गया जो कि बिहार का एक शहर है, वहां पर तिलकुट बहुत फेमस है। उसी तरीके से आगे हमारे देश में मथुरा पेड़े के लिए, आगरा पेठे के लिए और हरियाणा घेवर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पिछले 2 वर्षों में तुमने काम वाले शब्दों के बारे में जाना। इन शब्दों को क्रिया भी कहते हैं क्योंकि क्रिया का संबंध कोई काम करने से है। नीचे खिचड़ी बनाने की विधि दी गई, इसमें बीच बीच में कुछ क्रियाएं छूट गई हैं। उचित क्रिया का प्रयोग करते हुए इसे पूरा करो। अब देखिए ये शब्द लिखे हैं, छोंकना, पीसना, पकाना, धोना, परोसना, भूनना। बंगाली खिचड़ी, खिचड़ी लिखा है, खिचड़ी ही है ये, खिचड़ी बोलते हैं वहां पे, 5 व्यक्तियों के लिए। इसको हमें बिल्कुल ठीक विधि में लिखना है। और चलिए साथ साथ खिचड़ी बनाना भी सीख जाएंगे। सामग्री और इसके सामने मात्रा भी है। अदरक 20 ग्राम, लहसुन 3 फांके, इलायची के दाने 3 छोटी, दालचीनी 2,
और आधा सेंटीमीटर का एक टुकड़ा, 2.5 सेंटीमीटर का टुकड़ा, पानी 4 प्याले, मूंग दाल आधा प्याले, सरसों का तेल 3 बड़े चम्मच, तेज पत्ते 2, जीरा आधा छोटा चम्मच, प्याज बारीक कटा हुआ एक मंझोला यानी मीडियम साइज का, चावल धुले हुए 1 प्याला, फूल गोभी बड़े बड़े टुकड़ों में कटी हुई 200 ग्राम, आलू छीलकर 4-4 टुकड़ों में कटे हुए 2, मटर के दाने आधा प्याला, धनिया पिसा हुआ 1 बड़ा चम्मच। इसके बाद है लाल मिर्च पिसी हुई आधा छोटा चम्मच, चीनी 1 चम्मच, घी 2 बड़े चम्मच, नमक और हल्दी अंदाज से। अब हमने उत्तर लिखा है, यहाँ पर विधि है, इलायची, दालचीनी और लौंग में थोड़ा थोड़ा पानी 1 छोटा चम्मच डालते हुए पीस लो। अदरक और लहसुन को इकट्ठा पेस्ट बनाओ। दाल को कढ़ाई में डालो और धीमी आंच पर सुनहरी भूरी होने तक भून लो। अब दाल निकालकर पीस लो। तेल को कुकर में डालकर गर्म करो। तेल गर्म होने पर तेज पत्ते और जीरा डालो। जीरा जब चटकने लगे तो प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक भूनो। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट तक भूनो। धुली हुई दाल, चावल और सब्जी डालो और अच्छी तरह मिलाओ और शेष पानी जो 4 प्याले है डालकर एक बार हिलाओ। कुकर बंद करो। तेज आंच पर पूर्ण प्रेशर आने दो। अब आंच तेज करके 4 मिनट तक पकाओ। भाप निकल जाने पर कुकर खोलो। मसालों का पेस्ट मिलाओ। खिचड़ी, घी, हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्च से छोंककर परोसो। तो इस तरह से हमने सभी स्टेप को जितने भी थे उनको सही सीरीज में लिख दिया है। तो ये हमने किया है जो आपकी बुक में चैप्टर है फसलों का त्योहार, उसके बुक के पाठ के पीछे जो एक्सरसाइजेज दी गई है उसकी हमने यहाँ पर प्रैक्टिस की है, रीड किया है साथ साथ, और सबको समझ में भी आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो लाइक जरूर कर देना। वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार फिर से डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर स्टडी रिलेटेड मोर वीडियोस। तो सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। हैप्पी लर्निंग एवरीवन।